नाइस। गर्मी है कि सर्दी? गाइस, कैसा होगा अगर तड़तड़ाती गर्मी के बीच अचानक बर्फ पड़ने लग जाए? ऐसा ही कुछ होता है एरेंडल स्टेट में। अचानक सारी झीलों को पानी जम जाता है और बर्फ गिरने लग जाती है। महारानी को सब डायन कहने लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है एरेंडल स्टेट में? ये कहानी है ऐसे दो बहनों की जो एक मैजिक का शिकार हो जाते हैं। मूवी में लव ट्रायंगल भी है, बट एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि ट्रायंगल सर्कल हो जाता है। समझ में ही नहीं आता लव किससे हो रहा है। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एडवेंचर कॉमेडी से भरी मूवी वॉल्ट डिज्नी प्रेजेंट फ्रोजन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बर्फ के व्यापारी झील के बर्फ को आरी और हुक का यूज करके काट रहे हैं। वे ये कहते हुए काम करते हैं कि कैसे बर्फ एक पावरफुल पावर है जो सुंदर और खतरनाक दोनों है। उनके साथ एक 8 साल का क्रिस्टोफ नाम का लड़का भी काम करते रहता है जो उनकी देखा देखी नकल करने की कोशिश करता है। उसके साथ उसका रेनडियर स्वेन भी रहता है। कैमरा शिफ्ट होता है एरेंडल स्टेट के राजमहल में। राजकुमारी एल्सा सोते रहती है। उसकी 5 साल की बहन राजकुमारी आना उसे जगाने की कोशिश करती है। एल्सा मना कर देती है। फिर एना कहती है चलो बर्फ का पुतला बनाएं। ये सुनते ही राजकुमारी एल्सा उठ जाती है और दोनों बॉल रूम की तरफ जाते हैं। एना के कहने पर एल्सा मैजिक करती है और पूरा रूम विंटर सीजन की तरह पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। राजकुमारी एल्सा के पास आइस पावर होता है। दोनों वहाँ खूब मस्ती और धमाल करते हैं और एक बर्फ का पुतला बनाते हैं जिसका नाम ओलफ रखते हैं। खेलते खेलते आना को एल्सा के हाथों चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। उसके सिर के कुछ बाल भी सफेद हो जाते हैं। एल्सा अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है और दोनों उसी टाइम पे वहाँ आ जाते हैं। राजा एडगर ड्रॉर से किताब निकालते हैं और उसमें कुछ देखते हैं और दोनों राजकुमारी और महारानी को लेकर घोड़े में तेजी से पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। जब वे जाते हैं तो उनके पीछे रास्ते में बर्फ के निशान पड़ते जाते हैं। क्रिस्टोफ स्वेन के साथ निशान देखकर उनका पीछा करता है क्योंकि वह देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर गर्मी के मौसम में ये बर्फ का निशान कैसा। राजा और रानी राजकुमारी को लेकर ऊपर जाते हैं। क्रिस्टोफ भी वहाँ जा पहुँचता है। वह देखता है कि एडगर पत्थरों से मदद मांग रहे हैं। अचानक पत्थरों में हलचल होती है और वे उठ खड़े होते हैं। उनका मुखिया राजा के पास आकर पूछता है कि क्या राजकुमारी शापित है या फिर शक्तियाँ जन्म से ही हैं। वह देखता है कि चोट सर पर लगी है, दिल पर नहीं, क्योंकि दिल के घाव आसानी से नहीं भरते। वह एल्सा को चेतावनी देकर कहता है कि उसकी शक्तियाँ और बढ़ेंगी। हालांकि ये सुंदर तो हैं, अगर उन्हें कंट्रोल करना सीख पाती हैं तो। राजकुमारी को अपने डर पर काबू पाना होगा क्योंकि वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो परिवार को सलाह देता है कि सबसे अच्छा ये होगा कि एल्सा अपनी शक्तियों का उपयोग आना के आसपास न करे। वह आना की यादों को बदल देता है और केवल उन्हीं यादों को रहने देता है जिसमें दोनों ने मौज मस्ती की है। आना एल्सा की शक्तियों को भूल जाती है। एल्सा की शक्तियों को छुपाने के लिए राजा महल के दरवाजे बंद करवा देता है। नौकर कम कर दिए जाते हैं और दोनों बहनों का मिलना भी बंद करवा दिया जाता है। एल्सा एक अकेले कमरे में चली जाती है जहाँ केवल उसके माता पिता ही मिलने जाते थे। कुछ सालों बाद एक दिन राजा रानी समुद्र यात्रा पर जाते हैं। तेज तूफान और ऊंची लहरों के बीच जहाज समुद्र में ही डूब जाती है और राजा और रानी की मृत्यु हो जाती है। इधर अकेली महसूस करती आना एल्सा को दरवाजे के बाहर आवाज लगाती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उधर एल्सा की पावर और अधिक बढ़ती जा रही थी। मृत्यु के 3 साल बाद जब एल्सा 21 वर्षीय हो जाती है तब महल के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। महल उस राज्य की रानी के रूप में ताज पहनाने की तैयारी कर रहा है। पूरा यूरोप भर के लोग मिलने आ रहे हैं जिसमें ड्यूक ऑफ एसल्टन भी शामिल है जो एरेंडल के सारे खुफिया राज जानकर उसके खजाने को खाली कर देना चाहता है। एल्सा मेहमानों का स्वागत करने के लिए कमरे से बाहर आती है। वह काफी घबराई होती है कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए। जब एल्सा महल के द्वार खोलने का आदेश देती है तो आना एक्साइटमेंट होकर महल के बाहर इधर उधर भागती फिरती है। सड़कों पर भागते एक आकर्षक और सुंदर विजिटर के घोड़े से टकरा जाती है और एक नाव में गिर जाती है। गाइस, यहाँ हमें देखने को मिलता है पहली नजर का पहला प्यार। वो किसी ने कहा है ना, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। तभी चर्च की घंटियां बजती हैं और आना वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। चर्च में राजकुमारी एल्सा का राज्याभिषेक होता है और वहीं काफी सालों के बाद वो अपनी बहन आना से मिलती है। आना के लिए यह पल काफी आनंददायक अनुभूति लेकर आती है। जाहिर सी बात है, अपनी बहन से काफी सालों बाद मिली तो एक्साइटेड तो होगी ही। पार्टी के बीच शाम को आना जिस लड़के से सड़क पर टकराई थी उसी के साथ शाम गुजारने चली जाती है। दोनों का परिचय होता है। वह अपना परिचय दक्षिणी द्वीप समूह के राजकुमार हांस के रूप में देता है। दोनों डेटिंग करते हैं। राजकुमार हांस आना के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। आना तुरंत ही हाँ कर देती है। फिर दोनों बॉल रूम में वापस जाते हैं जहाँ आना एल्सा से शादी के लिए आशीर्वाद मांगती है। ये चौंकाने वाली खबर से एल्सा चकित हो जाती है और शादी का लाइसेंस देने से इनकार करके अचानक होने वाली बकवास बंद कर देती है जिससे आना काफी निराश होती है। एल्सा निराश होकर आना को किसी ऐसे
व्यक्ति से शादी करने से मना कर देती है जिससे वो अभी अभी मिली है। इसी बहस में एल्सा के हाथ के दस्ताने निकल जाते हैं। बात तब बिगड़ जाती है जब सिपाहियों को पार्टी जल्द खत्म करने और महल के दरवाजे बंद करने का आदेश दे देती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ एल्सा अपने बाएं हाथ से एक जोरदार प्रहार करती है जिससे उसके चारों ओर अचानक तेज बर्फ के नुकीले अवरोध खड़े हो जाते हैं। अपनी शक्तियों के प्रति लोगों का रिएक्शन देखकर एल्सा और घबरा जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर लोगों की भीड़ देखकर एल्सा पीछे हटती है तो हाथ एक फव्वारे पर लग जाता है। फव्वारा जम के बर्फ हो जाता है। तभी ड्यूक ऑफ वेसल्टन चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते दरवाजे से बाहर आता है। एल्सा लोगों से पीछे हटने का अनुरोध करती है। घबराई एल्सा के हाथों से एक और बर्फ का गोला निकलता है जो ड्यूक और उसके गार्डों को लगता है। वो भागती है, फजाउट के पानी में दौड़ जाती है। उसके पैर के नीचे बर्फ का पुल बनता जाता है और वह फजाउट के दूसरी ओर जंगल में गायब हो जाती है। इधर फजाउट का पूरा पानी जम जाता है और कुछ ही देर में हवाएं ठंडी हो जाती है और बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। अब आना अपनी बहन से इतने सालों बाद मिली थी और उससे प्यार भी करती थी, तो सारी बातों को भुलाकर हांस को राज्य का प्रभारी बनाने के बाद स्वयं अपना घोड़ा लेकर एल्सा की खोज में निकल जाती है। उधर एल्सा अपनी कल्चर से दूर उत्तरी पर्वत की ऊंची चोटी पर एक सुंदर बर्फ का महल बनाकर रहने लग जाती है जहाँ वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखती है। आना घोड़े पर बैठकर घुटने भर बर्फ में एल्सा को खोजने निकल जाती है। उसकी यात्रा तब रुक जाती है जब उसका घोड़ा और अधिक बर्फ गिरता देख घबरा कर भाग जाता है। आना एक अकेली सुनसान रास्ता में एक चिमनी वाला घर देखकर वहाँ तक पैदल चली जाती है। थोड़ी देर बाद बर्फ से सनाया क्रिस्टोफ वहाँ पहुँचता है। आना उससे बाहर कुछ अजीब होने वाली घटना के बारे में पूछती है। क्रिस्टोफ कहता है उत्तरी पर्वत पर एक हाउलर चल रहा है। क्रिस्टोफ की बहस दुकानदार से हो जाती है और वह क्रिस्टोफ को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। आना क्रिस्टोफ के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद कर देती है, बदले में उसे उत्तरी पर्वत तक ले जाने को कहती है। आना की पहचान क्रिस्टोफ से यही होती है। आना और क्रिस्टोफ रात में ही स्वयं की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जब दोनों की बातचीत शुरू होती है, आना हांस के साथ अपनी तूफानी सगाई के बारे में बताती है। क्रिस्टोफ ये सुन के हैरान हो जाता है कि उसी दिन सुबह मिले और शाम तक लड़की पढ़ भी गई और सगाई भी कर ली। क्रिस्टोफ आना से पूछती है कि क्या उसे लड़की के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही उतावली हो गई। अचानक घात लगाए बैठे भेड़ियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। गाइस, भेड़िया आसानी से पीछा छोड़ते नहीं है। बड़ी मशक्कत के बाद भी इस मुसीबत से बच नहीं पाते। अचानक सामने बड़ा सा खाई आ जाता है। क्रिस्टोफ आना को स्वयं की पीठ पर फेंक देता है और खुद स्लेज का रस्सी काट कर कूद जाता है। यहाँ भेड़ियों से पीछा तो छूट गई, लेकिन क्रिस्टोफ खाई में गिरते गिरते बचता है और उसकी स्लेज खाई में गिर जाती है, जिसके लिए वह काफी उदास हो जाता है। आना उसे नई स्लेज देने की बात करती है। अगली सुबह उनको एक नई आवाज सुनने को मिलती है, ओलाफ। ये वही बर्फ का पुतला होता है। आना और उसकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं होती। आना उसे देखते ही घबरा कर चिल्लाती है और उसके सर पर लात मार देती है। आना ओलाफ को तब तक नहीं पहचानती जब तक वह अपना नाम नहीं बताता। आना उसकी नाक की जगह एक गाजर को घुसा देती है। गाइस, इसमें ओलाफ का कैरेक्टर काफी फनी है। कभी सर कहीं जा रहा है, कभी धड़ कहीं जा रहा है। चलते चलते आखिर उत्तरी पर्वत पर पहुँच ही जाते हैं, लेकिन समस्या हो जाती है कि ऊपर कैसे चढ़े। तभी ओलाफ को एक बर्फ का सीढ़ी दिखाई देता है। स्वयं का पैर उसमें फिसलने लगता है तो उसे वहीं छोड़कर बाकी सब ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद आना बाकी को वहीं छोड़कर अकेले ही अंदर चली जाती है। महल के अंदर का इंटीरियर देखकर तो वह दंग ही रह जाती है। आना एल्सा को बुलाती है और राज्याभिषेक में जो कुछ हुआ उसके लिए वो माफी मांगती है। आना बताती है कि सारा राज्य कैसे एक बर्फीले चादर से ढक गया है। एल्सा ये सुनकर हैरान रह जाती है। एल्सा नहीं जानती कि इसे कैसे रोका जाए, लेकिन आना इस बात पर जोर देती है कि उसकी बहन की शक्तियाँ कोई कारण नहीं है कि वह इतने दूर हो जाएं। आना अपनी बहन से विनती करती है कि वह इस समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं, लेकिन एल्सा इतनी परेशान हो जाती है, उसे बर्फीली ठंड लगती है और गलती से आना को जा लगती है, लेकिन इस बार चोट दिल पर जा लगती है। एल्सा अपनी बहन को महल से सुरक्षित निकालने के लिए एक विशाल बर्फीला जीव बनाती है जो सबको उठाकर बाहर फेंकाता है, लेकिन आना थोड़ा गुस्से में आकर विशाल जीव पर एक बर्फ का गोला दे मारती है। पता नहीं लड़कियों को क्या चुल मचे रहती है। आइस मॉन्स्टर भड़क जाता है और उनको जंगलों में दौड़ाने लगता है। बड़ी भागा दौड़ी के बाद भागते भागते रास्ता खत्म हो जाता है। सामने बड़ी सी खाई और पीछे बड़ा सा मॉन्स्टर। अब किधर जाएं? एक रस्सी के सहारे दोनों खाई में उतरने की कोशिश करते हैं, पर आइस मॉन्स्टर रस्सी ऊपर खींचने लग जाता है और एक बार जोरदार चीखता है। रस्सी काट कर दोनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे आने के बाद क्रिस्टोफ देखता है कि आना के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। इस डर से कि उसे कुछ हो न जाए, क्रिस्टोफ उसे अपने परिवार के पास ले जाता है, जो रॉक ट्रॉल का एक समूह होता है, वही जिन्होंने कई साल पहले आना को बचाया था। क्रिस्टोफ बताता है कि क्योंकि उसका बचपन से ही कोई परिवार नहीं था, इसलिए ट्रोल्स ने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। ट्रोल्स
अन्ना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक्साइटमेंट होकर क्रिस्टोफ का परमानेंट गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं और उन दोनों का बातों ही बातों में शादी भी कर देते हैं। इसके बाद आना अचानक बेहोश हो जाती है। जांच के बाद निष्कर्ष निकलता है कि उसकी बहन की शक्तियों का प्रहार इस बार आना के दिल को लगी है। वे कुछ नहीं कर सकते। आना का दिल जमने लगता है। ग्रैंड पप्पी कहते हैं केवल सच्चा प्यार ही जमे दिल को पिघला सकता है। आना फिर गिर जाती है और उसके बाल और सफेद हो जाते हैं। आना क्रिस्टोफ से कहती है कि हांस इसमें मदद कर सकता है क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करता है और वे एरेंडल की ओर निकल जाते हैं। इस बीच क्रिस्टोफ के दिल में भी आना के लिए प्यार का खिलने लग जाता है फूल। उधर शहर में हांस एरेंडल के लोगों को आश्रय और सहायता देते रहता है। जब आना का घोड़ा अकेले ही वापस भाग के आता है तो हांस अपने कुछ सैनिकों को लेकर आना की तलाश में निकल जाता है। ड्यूक ऑफ एसल्टन अपने 2 गार्डों को खुद नियुक्त करके सैनिकों के साथ यह कह के भेज देता है कि एल्सा अगर कहीं दिखे तो उसे गोली मार दें, समस्या खुद ही सुलझ जाएगी। अगली सुबह हांस और पार्टी बर्फ के महल में पहुंच जाते हैं। हांस अपने सैनिकों को साफ साफ ऑर्डर देता है कि एल्सा को कोई नुकसान न पहुंचे। हर सैनिक ऑर्डर मानता है लेकिन ड्यूक के भेजे 2 ठग सैनिक ऑर्डर नहीं मानते। जब सभी महल के अंदर जाने के लगते हैं तो दरवाजे पर उनका सामना आइस मॉन्स्टर से होता है। वो काफी सैनिकों को रोकने में कामयाब होता है लेकिन ठग सैनिक महल के अंदर घुस जाते हैं और एल्सा पर हमला कर देते हैं, जबकि उन्हें बार बार एल्सा मना कर रही थी। एल्सा अपने बचाव में बर्फ की नुकीली दीवारें बनाकर उनको कैद कर देती है। हांस और सैनिक से लड़ते आइस मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ड्यूक के सैनिक एल्सा पर तीर चलाने ही वाला होता है कि हांस आकर उसे ऊपर की ओर कर देता है, जिसका तीर निकलकर सीधे झूमर के बोल्ट को जा लगता है। झूमर गिरता है और एल्सा भाग नहीं पाती और उसे चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब एल्सा को होश आता है वह खुद को महल की गाल कोठरी में कैद पाती है, हाथों में जंजीर और स्टील के दस्तानों में बंद। जैसे ही वह जमे हुए राज्य की ओर देखती है, हांस उसी टाइम पे वहाँ आ जाता है और एल्सा को बताता है कि आना अभी तक वापस नहीं आई है और उससे सर्दी रोकने का रिक्वेस्ट करता है। एल्सा कहती है वह ऐसा नहीं कर सकती। इसी बीच क्रिस्टोफ और स्वेन आना को लेकर महल में पहुँचते हैं। आना की हालत और खराब होते रहती है। महल के कर्मचारी आते हैं और आना को लेकर जाते हैं। क्रिस्टोफ उसे गर्म रखने के लिए अपना टोपी पहना देता है। आना को हांस के पास ले जाया जाता है और कहा जाता है कि उसे बचाने के लिए उसे किस करना होगा। महल के नौकर उन्हें प्राइवेसी देने के लिए तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। हांस आना को एक कुर्सी में बैठाता है और उसे किस करने के लिए झुकता है मानो उसे किस करने वाला हो। लेकिन गाइस वो होता है ना गुलाब के फूल में कांटा, वैसे ही हांस भी फूल के नाम पे कांटा निकलता है। वो आना से कहता है ओ आना, काश यहाँ कोई होता जो तुमसे प्यार करता। ये सुन के आना के तो दिमाग ही हिल जाता है। वह दंग रह जाती है। हांस बताता है कि उसके 13 भाइयों में से सबसे छोटे होने के कारण उसके पास अपने परिवार के सिंहासन पर दावा करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह एक शाही परिवार की तलाश में था जिससे वह शादी कर सके। एल्सा तक पहुंच नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें जरिया बनाया। एल्सा का एक्सीडेंट करा देता जिससे रास्ता साफ हो जाता। गाइस हम तो इसे हीरो समझ रहे थे, ये तो विलन निकला। आना हांस को रोकने की कोशिश करती है लेकिन हांस कमरे में जल रही आग को बुझाकर दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। आना पूरी तरह ठंड की चपेट में आ जाती है और उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। हांस आए मेहमानों से कहता है कि एल्सा की ठंड की वजह से आना की मौत हो चुकी है। महल के रक्षक एल्सा की कोठरी में जाते हैं। एल्सा अपनी बेड़ियों को इस हद तक बर्फ से जकड़ लेती है वह टूट जाती है और दीवार को तोड़कर भाग जाती है। इस बीच एरेंडल से बहुत दूर क्रिस्टोफ और स्वेन दूर ट्रैकिंग करते रहते हैं। स्वेन क्रिस्टोफ को वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन क्रिस्टोफ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वे एरेंडल की ओर देखते हैं बर्फ का एक तेज बवंडर राज्य को घेरने लग जाता है। गाइस लगता है क्लाइमेक्स आ गया रे बाबा। चलिए कहानी पे चलते हैं। दोनों खतरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। ओलफ आना को बंद कमरे में ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उसे ठंडा देखकर तुरंत चिमनी में आग जला देता है। आना बताती है कि हांस उसका सच्चा प्यार नहीं था। ओलफ आग की गर्मी से पिघलने लगता है। आना उसे जाने को कहती है लेकिन ओलफ का कहना है कि उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई उसे सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिल जाता और आके उसे बचा नहीं लेता। तभी ओलफ खिड़की से दूर स्वेन और क्रिस्टोफ को उनकी ओर आता देखता है। उसे एहसास होता है कि क्रिस्टोफ उसके प्यार में है, शायद वही उसे बचा सकता है। ओलफ बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। काफी मुसीबतों का सामना करके फिजॉर्ड से पार होने का प्रयास करते हैं लेकिन जैसे ही तेज हवा चलती है ओलफ उड़ जाता है। आना को पता चलता है कि उसके हाथ बर्फ में बदल रहे हैं, उसका चेहरा बर्फीला हो रहा है। फिर भी वह क्रिस्टोफ का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ती है। इसी बीच हांस एल्सा को फिजॉर्ड के बर्फ में भटकते हुए पाता है। यह सोचते हुए कि वो उसके लिए आया है, एल्सा उसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे और आना की देखभाल करे। हांस झूठ बोलता है और कहता है कि आना तुम्हारी जादू की वजह से मर गई। व्हाइट आउट साफ होने से क्रिस्टोफ को आना को देखने में आसानी होती है और उसके पास दौड़ता है। लेकिन जैसे ही आना चारों ओर देखती है वह देखती है कि हांस एल्सा को चाकू मारने वाला है। अपनी जान जोखिम में डालकर भी आना चाकू को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। तभी उसका जमा हुआ दिल उसके पूरे शरीर को जमा देता है और एक बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। हांस का चाकू मूर्ति को लगकर चकनाचूर हो जाता है। क्रिस्टोफ और स्वेन कुछ सेकंड बाद ही वहाँ पहुँचते हैं। आना को बर्फ में बदला देख एल्सा अपनी बहन को गले से लगा लेती है। सच्चा प्यार ही जमे दिल को पिघला सकता था। जमा दिल
पिघलने लगता है और मूर्ति बनियाना फिर से इंसान बन जाती है और फिर सच्चे प्यार से ही सारा राज्य का बर्फ पिघल कर ऊपर उड़ जाता है। फिर से राज्य में खुशहाली आ जाती है। फिर से गर्मी के आ जाने से ओलफ पिघलने लगता है। एल्सा उसके लिए एक अलग से बादल बना देती है। आना क्रिस्टोफ को एक नया स्लेज देती है और पूरे राज्य में अकेले बर्फ बेचने वाले का किताब देती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। महल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए जाते हैं और गाइस फिर हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। सो कैसी लगी मूवी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। गाइस इस स्टोरी में इतना बर्फ था, मेरी तो जुबान ही लड़खड़ा रही थी ठंड से। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।